हमारा ये शहर शहर ही नहीं कहलाया जाता, इसे एक कस्बा कहा जाता है। यहाँ पर कुछ दुकानें हैं और इन्हीं दुकानों के मालिक अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। बाजार में एक छोटी दुकान होना भी बहुत अच्छा होता है, कमाई बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है, लेकिन बाकियों को वहां पर काम करना पड़ता है और ये दुकानदार बहुत कम पैसे देते हैं। यहाँ गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जिनके पास बड़ी जमीनें हैं वो तो अच्छे खासे पैसे कमा पाते हैं, छोटी जमीनों में खेती करके क्या ही बच जाता है। यहाँ पर ऐसे ही हालात है, छोटे कस्बे में गुजारा करना बहुत मुश्किल भरा होता है। हमारा ये शहर एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है और ये पुराने जमाने की पहाड़ी है। आसपास आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई पहाड़ नजर नहीं आएगा, बस ये एक छोटी सी पहाड़ी है जिस पर हमारा ये शहर बसा हुआ है। और कहा जाता है कि पुराने जमाने में यहाँ पर किला हुआ करता था। धीरे धीरे उस किले पर मिट्टी पड़ती गई और ये पहाड़ी सा दिखने लगा और उसके बाद लोगों ने इसके ऊपर घर बनाना शुरू कर दिया। आप भी हमारे शहर को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल सपाट मैदान के बीच में एक छोटी सी पहाड़ी बनी हुई है और उस पहाड़ी के ऊपर ही किस तरह से शहर बसा हुआ है। इस किले के ऊपर बसे हुए शहर को बहुत पुराना कहा जाता है। हमारे इस शहर में बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास अपनी गाड़ी है। कुछ सरकारी नौकरी के कारण गाड़ी ले तो पाए हैं, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छी गाड़ी है और इसका कारण भी 3 साल पहले से चाचा जी के पास आए वो पैसे हैं। कभी हमारे पास छोटा सा खेत हुआ करता था, उसी पर हमारा परिवार खेती किया करता था, लेकिन अचानक मेरे चाचा जी के पास इतने सारे पैसे आ गए कि हमने 2-3 बड़े खेत खरीद लिए, यहाँ पर एक बड़ा सा मकान डाल लिया और कोई समझ नहीं पा रहा कि हमारे पास पैसे कहाँ से आते जा रहे हैं। मैंने चाचा जी से कई बार पूछा, आपके पास वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो चाचा जी थोड़ा मायूस से हो जाते। वो मायूस क्यों हो जाते मैं नहीं जान पाया। पहले हमारे पास टूटा फूटा घर हुआ करता था, मिट्टी से जुड़ी हुई ईंटों का घर, जो धीरे धीरे बर्बाद सा होता चला जा रहा था। हमें लगने लगा था इस घर की रिपेयर भी हम कभी नहीं करवा पाएंगे, लेकिन 3 साल पहले मेरे चाचा जी के साथ कुछ हुआ। उस रात उन्हें बहुत ज्यादा चोटें लगी थी। वो बारिश का दिन था और हमने चाचा जी से पूछा था उन्हें ये चोट कहाँ से लगी, क्या कोई लुटेरे उन्हें लूटने में लग गए थे। हम उस दिन शहर में नहीं थे और वो शहर में अकेले थे, उस घर में अकेले थे। उसके बाद उन्होंने हम सबको कह दिया कि उस घर में रहने की जरूरत नहीं है। अगले ही दिन उन्होंने खेत खरीद लिया। उन्होंने किराए का मकान ले लिया था और उसके बाद उस मकान को भी खरीद लिया। पैसे आ कहां से रहे थे हर कोई जानना चाहता था, लेकिन चाचा जी जवाब नहीं दे रहे थे। चाचा जी का उसके बाद से स्वभाव भी बदलने लगा। वो अपने आप को आईने में नहीं देखते, वो अपनी कोई तस्वीर नहीं खिंचाते। इतने सारे पैसे आते जिससे बहुत ज्यादा ऐश की जा सकती थी, लेकिन चाचा जी वो ऐश नहीं किया करते। वो पैसे हमें दे दिया करते और मैं तो उन पैसों से इतनी अय्याशी करने लगा था कि मैं बता ही नहीं सकता। कभी हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे और अब तो मैं शराब पर पैसे उड़ाने लगा था। और ऐसा भी नहीं कि मैं इस तरह से पैसे उड़ाता जा रहा था और चाचा जी को जरा सा भी गुस्सा आ जाए। चाचा जी तो कहा करते, अपनी जिंदगी को जैसे जीना चाहते हो वैसे जियो, बस बुरी आदतों से दूर रहो। कितना पैसा चाहते हो मैं तुम्हें दूंगा, बस सही से खर्चना, जिंदगी अच्छी बना लेना। कभी भी मुझसे पूछना मत मैं ये पैसे कहाँ से ला रहा हूँ। मेरे चाचा जी ने इस तरह से मुझ में जोश जगा दिया था कि मैं पैसे उड़ाने लगा था। दोस्तों के साथ शराब पीना, कभी दिल्ली में घूमने के लिए चले जाना, कभी विदेश में चले जाना। चाचा जी कभी नहीं पूछते कि वो पैसे कहाँ जा रहे हैं। उन्हें लगता कि मैं पैसे अच्छी जगह लगा रहा हूँ और उनसे कमा रहा हूँ, लेकिन मैं तो बस पैसे खर्चता जा रहा था। शायद मेरे चाचा जी के पास कोई खजाना आ गया था, या उन्हें पता चल गया था पैसे कहाँ से बनाए जा सकते हैं। वो इतने ज्यादा पैसे कमाने लगे थे। कभी उस सवाल का वो जवाब नहीं देते, बस मायूस से रहते। इतने पैसे आने के बाद कोई मायूस कैसे रह सकता है, मैं चाचा जी पर हंसा करता। वो जवाब नहीं देते, बस उस पलंग पर बैठे रहते और कहते, ऐश करो, जैसे ऐश करना चाहते हो वैसे करो, बस भविष्य का ख्याल जरूर रखना। इस बार शराब पीते पीते मुझे ऐसे दोस्त मिल गए थे जो शायद मेरी बर्बादी चाहते थे। यहाँ मुझे ऐसे ऐसे दोस्त मिल रहे थे जो पैसों के कारण मेरे पास खींचे आ रहे थे। जैसे मक्खियां मीठे पर खींची आती हैं, वैसे ही वो दोस्त मेरी तरफ खींचे आ रहे थे। मैं पहचान नहीं कर पा रहा था
कौन से दोस्त अच्छे हैं और कौन से नहीं। लेकिन मैं इतना समझने लगा था, जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो कोई मुझे पूछा भी नहीं करता था, हर कोई नजरें घुमा लिया करता था। अब मैंने गाड़ी ले ली है तो हर कोई मुझसे दोस्ती करना चाहता है। मैं जान गया था दोस्ती पैसों से ही होती है। लेकिन एक झटका जो मुझे सच्चाई बताने वाला था वो मेरे सामने आ गया था। मैं अपने दोस्तों के साथ दिल्ली जा रहा था और मेरे दोस्त ने 80 लाख की गाड़ी ली थी। दिल्ली में नया दोस्त बना था ये मेरा, और वो बहुत ज्यादा अमीर था। उसने अपने पिता के पैसों से ये गाड़ी खरीदी थी और मैं इसे चला रहा था शराब के नशे में धुत। मैं इस गाड़ी को इस तरह से चला रहा था जैसे मुझे परवाह हो ही ना। ये गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई और हम दोनों भी बड़ी मुश्किल से बाल बाल बचे थे। हमारी जान बच गई थी। हमें ज्यादा चोट नहीं लगी थी क्योंकि इसमें एयरबैग थे। लेकिन 80 लाख की गाड़ी का नुकसान हो गया था और उसने इंश्योरेंस तक नहीं करवाई थी। वो मुझे कहने लगा था कि कम से कम 40 लाख का नुकसान होगा और तुम्हें ये भरपाई करनी होगी। मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। जितने पैसे चाचा जी देते मैं उससे ऐश किया करता और मेरा बैंक तो बिल्कुल खाली था। अब मैं थोड़ा सा डरा था, क्या चाचा जी मुझे सीधा 40 लाख दे देंगे? क्योंकि चाचा जी ऐश करने के लिए 50,000 1 लाख दे दिया करते थे। गाड़ी लेने के लिए भी 1 साल का इंतजार करना पड़ा था। धीरे धीरे उनके दिए पैसों से मैंने गाड़ी ली थी और वो भी बहुत खुश हुए थे। लेकिन वो हमेशा ये जरूर कहा करते थे, एक साथ बहुत सारा पैसा मत मांगना, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल भरा हो सकता है। लेकिन अब तो परेशानी खड़ी हो ही गई थी। मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। वापिस जब मैं राहों शहर में आ गया, मैं चाचा जी के पास गया। मैं उनके सामने रोने लगा था। चाचा जी, गलती हो गई। आपने जितने पैसे दिए थे वो तो मैं उड़ा दिया करता था, शराब पी लिया करता था और मैं अमीर दोस्तों से दोस्ती कर बैठा था। एक दोस्त की गाड़ी मैंने तोड़ डाली। चाचा जी, मुझे 40 लाख चाहिए। मेरे मुंह से 40 लाख निकला था और वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। उन्होंने कहा था, तुम्हारे पास पैसे होंगे ना तो दे दो, मैं कहां से इतने सारे पैसे लाऊंगा? तो मैं चाचा जी से कहने लगा था, जहां से आप इतने पैसे लाते हैं वहां से 40 लाख ला दीजिए ना। मुझे पता है आपके पास ढेर सारे पैसे हैं। आप कहा करते थे ना, पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। तो चाचा जी मायूसी में कहने लगे, हाँ वो पैसे कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन मैं एक साथ इतने पैसे नहीं ला सकता, मेरी मजबूरी समझो। तो मैं भी अपने चाचा जी पर गुस्सा होने लगा था। चाचा जी वो बहुत अमीर हैं, वो मुझे मार ही डालेंगे। 40 लाख देने ही होंगे मुझे कुछ दिनों में। चाचा जी कहे जा रहे थे, नहीं, अगर मैं इतने पैसों का लालच करूंगा मेरी जान जा सकती है। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं चाचा जी पर भड़कने लगा था। चाचा जी, पैसे हैं तो दे दीजिए ना, ऐसे नखरे क्यों करे जा रहे हैं? मुझे आप पर गुस्सा आ रहा है। चाचा जी, आप पैसों को छिपा कर रखते हैं, एक साथ नहीं देते। पहले भी दिया करते थे ना। 40 लाख की बात है, बस मुसीबत सर से टल जाएगी। आप कहां से लाते हैं पैसे, मुझे बताइए, मैं लेकर आता हूं। तो मेरे चाचा जी कहने लगे थे कि ना, तू वो पैसे नहीं ला सकता। मेरी बात समझने की कोशिश कर, तुम वहां नहीं जा सकता। ये पैसे मैं ही तुझे दूंगा। अब तूने मुसीबत मोल ले ही ली है तो जान का खतरा भी मुझे ही देना होगा। मेरा अपने चाचा जी से झगड़ा ही हो गया था। मैं चाहता था कि 40 लाख मुझे जल्द ही मिल जाए, और मेरे चाचा जी मेरी बातें सुनकर बहुत ज्यादा मायूस थे। उनके पास थे तो वो मुझे पैसे दे क्यों नहीं देते? रोता हुआ मैं वहां से निकला था और चाचा जी ने भी पीछे से कहा था, ठीक है, मैं मुसीबत मोल लेता हूं, दूंगा मैं तुम्हें पैसे। मैं रोता हुआ वहां से भाग निकला था। ये बारिश की रात थी, बहुत ज्यादा बारिश पड़े जा रही थी। मैं अपने उस नए घर में था और मेरे चाचा जी उस घर से बाहर निकल पड़े थे। मुझे लगा था वो पैसे लेने जा रहे हैं और मुझे ये भी पता चल जाएगा वो पैसे कहां से लेकर आते हैं। कहीं पर तो उन्होंने पैसे संभाल कर रखे होंगे ना। वहीं चलता हूं। मैं भी चाचा जी के पीछे जाने लगा था। हमारा ये शहर बहुत छोटा सा है और यहाँ पर कई घर ऐसे हैं जो बहुत पुराने जमाने के बने हुए हैं, ईंटों वाले। और हमारा पुश्तैनी घर भी इसी तरह ईंटों का हुआ करता था। उसी के बाद से 3 साल पहले चाचा जी के पास पैसे आए थे। चाचा जी उन्हीं गलियों से निकल रहे थे। मैं भी छिपता छिपता हुआ उनके पीछे चले जा रहा था। कई घर ऐसे थे जहां कोई नहीं रह रहा था, वहां से भी चाचा जी नजरें बचाते हुए निकल रहे थे। मैं भी उस बारिश की रात में भीगता हुआ उनके पीछे ही था। पूरी तरह से गीला हो गया था मैं, बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही थी। लेकिन मेरे चाचा जी जा कहां रहे थे मैं जानना चाहता था।
यहाँ इस पहाड़ी के जितने ऊपर जाते जाओ उतने ही घर कम होते जाते हैं। ऊपर कई जगह ऐसी हैं जहां पर बस बाड़े से बने हुए हैं। मेरे चाचा जी उधर ही जा रहे थे। वो उन्हीं गलियों से जा रहे थे जहां से वो अपने पुश्तैनी घर में जाया करते थे। मुझे लगने लगा था ये पुश्तैनी घर में जा रहे हैं, इन्होंने वहीं पर पैसे छिपाए होंगे और वो घर तो बारिश के कारण कुछ समय पहले ही ढह चुका है। वहां कहाँ छिपाए होंगे, कोई निकाल लेता तो। लेकिन चाचा जी जैसे ही चलते हुए उस घर में पहुंचे मैं जान गया था कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो छिपा कर रखे हुए हैं इस घर में वो। और इसके बाद वो एक एक करके कमरों के बीच से निकलते हुए पीछे ढहे हुए उस कमरे में पहुंचे। वो इस तरह से नजरें बचा रहे थे जैसे कोई उन्हें देख ना ले। लेकिन बारिश की रात थी और बारिश इतनी ज्यादा तेज थी कोई घर के बाहर निकला नहीं होगा, और वो भी इस पहाड़ी के चोटी पर जहां कम ही घर है, बाड़े ज्यादा है। यहाँ पर चाचा जी उस आखिरी कमरे में ईंटों को हटाए जा रहे थे। मैं सोच रहा था क्या कर रहे हैं, ईंटों को क्यों हटा रहे हैं। आधा घंटा लगाया उन्होंने। वो छत से गिरी हुई ईंटों को हटाते गए। नीचे जब फर्श आ गया तो उन्हें वो ताकते जा रहे थे, फर्श की तरफ देखे जा रहे थे खड़े खड़े। ऊपर से बारिश की बूंदें टप टप उनके ऊपर पड़े जा रही थी। मुझे इतनी ठंड लग रही थी, मुझे लगा वो कहीं पागल ही तो नहीं होगा। लेकिन नहीं, जमीन पर उन्होंने उसके बाद हथौड़ा मारना शुरू किया। वहां जमीन पर 2-3 बार हथौड़ा मारा। उसके बाद वो आवाज अजीब सी आई। हथौड़ा फर्श पर मारा जा रहा था लेकिन आवाज जैसे लकड़ी की आ रही थी। काफी देर तक हथौड़ा मारने के बाद जब ऊपर का वो सीमेंट थोड़ा सा हटा तो नजर आया वहां पूरे कमरे में फर्श पड़ा हुआ था, लेकिन एक जगह लकड़ी के फट्टे के ऊपर ही जैसे फर्श डाला गया था, उसे ऊपर वाले सीमेंट को ही चाचा जी हटा रहे थे। नीचे कोई दरवाजा सा था, बेसमेंट। हमारे इस घर में बेसमेंट भी मौजूद है, मुझे कभी पता ही नहीं था। चाचा जी ने वो पूरा दरवाजा ऊपर की तरफ खोला और उस दरवाजे को खोलते वक्त वो बहुत घबराए हुए थे। उसके बाद वो नीचे की तरफ जाने लगे। अब जैसे ही वो नीचे चले गए मैं जानता था चाचा जी यहाँ पर पैसे छिपा कर रखते हैं। मैं उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, लेकिन मैं वहां से भागता हुआ घर आ गया। मुझे अपने कमरे में इतना ज्यादा गुस्सा आ जा रहा था। पैसे पुराने घर में छिपा कर रखे हैं, कोई बात नहीं। अब चाचा जी लड़कर कह तो गए हैं कि मैं पैसे दूंगा, अब ये पैसे मुझे मिल जाएंगे। इसके बाद खुद ही निकालूंगा मैं ढेर सारे पैसे। मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए, मुझे दुनिया में घूमना है, मुझे विदेश जाना है, मैं खुद ही पैसे निकाल लूंगा। वहां जमीन के नीचे हमारे पूर्वजों ने पैसे छिपाए होंगे। कोई बात नहीं, कल सुबह ही ये काम करना शुरू कर दूंगा। अगली सुबह मैं इंतजार करता रहा चाचा जी कहाँ हैं। चाचा जी घर नहीं आए थे। दोपहर तक इंतजार करते रहे लेकिन चाचा जी घर आए ही नहीं थे, और दोपहर को पुलिस वहां पर आई। पुलिस को देखकर मैं और ज्यादा हैरान, आखिर पुलिस घर में क्या कर रही है। क्या पुलिस को पता तो नहीं चल गया हमारे पुराने घर के नीचे ऐसे खजाना है। तो मैं डरा डरा उनसे पूछने लगा, क्या हुआ, यहाँ पुलिस क्यों आई है। हाँ मेरा सूखदार है, यहाँ पर पुलिस अच्छी नहीं लगती। तो वो पुलिस वाला कह रहा था आप रसूखदार होंगे, लेकिन जो हरकत आपके चाचा ने की है सारा रसूख आपका खत्म हो जाएगा। मेरी जबान थोड़ी सी हिलने लगी थी, डर लगने लगा था। चाचा जी ने अभी तक पैसे दिए नहीं थे, 40 लाख का कर्ज मुझ पर था। कहीं पुलिस को सब कुछ पता चल गया तो मैं क्या करूंगा। लेकिन पुलिस ने जो जो बताया वो और ज्यादा भयानक था। मेरे चाचा जी ने 2 लोगों को मारा था आज सुबह के 6 बजे 2 लोगों को मारा, काटा, भून कर खाने की कोशिश की। और ये जब पुलिस ने बताया मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैं सोचे जा रहा था हुआ क्या है। मेरे पिताजी भी वहां पर आ गए, मेरी मम्मी वो भी वहां खड़ी थी। ये बात सुनकर किसी को यकीन नहीं हो रहा ऐसा हो सकता है। हम सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस स्टेशन में सब लोग वहां पर खड़े थे और हमारी तरफ इस तरह से देख रहे थे जैसे हम बहुत बड़े मुजरिम हो। मेरे चाचा जी को वहां से शहर ले जाया जा चुका था, बड़े शहर। जैसे ही हम वहां पर पहुंचे चाचा जी को लॉकअप में रखा हुआ था और वो लॉकअप के अंदर भी अजीब अजीब सी आवाजें निकाले जा रहे थे। आगे पर्दा लगाया गया था। कभी भी लॉकअप में रखे किसी मुजरिम के आगे पर्दा नहीं लगाया जाता, लेकिन इस बार कुछ अलग सा था। उसके बाद हम उनसे मिन्नतें करते रहे कि इस केस में सच्चाई ढूंढने की कोशिश करें। मेरे चाचा जी ऐसा नहीं कर सकते, वो तो बहुत ज्यादा मायूस रहा करते थे। वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते। आखिर यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई होगी ना।
हमने इसके बाद बहुत कोशिशें की, लेकिन जब हमें वो लाशें दिखाई गई और इसके बाद एक सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था, मेरे चाचा जी ने ही मारा था उन दो लोगों को। उन्हें तलवार से काटकर उनकी टांगें गर्म करके खाने की कोशिश कर रहे थे। वो सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था। वो देखकर हमारा परिवार दहल सा गया था। हमें यकीन नहीं हो रहा था और 2 दिन बाद सुनवाई हुई और उन्हें सीधा जेल में भेज दिया गया। वो किसी को मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन मुझे जिद थी, मैं अपने चाचा जी से मिलना चाहूंगा। मैं उनसे जानना चाहूंगा हुआ क्या। वो वहां पैसे लेने गए थे, क्या वो इतने ज्यादा विचलित हो गए जो ऐसी हरकत कर डाली? किस चीज का गुस्सा था उन्हें? मैं जेल में उनसे मिलना चाहता था और वहां जेल में सब पुलिस वाले कहे जा रहे थे उन्हें काली कोठरी में रखा गया है जहां कोई नहीं आ सकता। वो बड़ी अजीब हरकतें करते हैं। वो लोगों को मारने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं। बड़ी मुश्किल से काबू किया हुआ है। मैं फिर भी उनसे मिलना चाहता था। उन्हें बड़ी बेड़ियां डाली गई, उन्हें दीवार से बांधा गया ताकि वो हिल ना पाए। वहां पर उनसे बात करने के लिए मैं गया और उनका चेहरा देखा नहीं जा रहा था। ये मेरे चाचा जी का चेहरा नहीं लग रहा था। चेहरे पर बहुत ज्यादा झुर्रियां आई हुई थी, जैसे वो 10-15 साल बूढ़े हो चुके हों। उनका चेहरा बूढ़ा बूढ़ा सा, उनके हाथ मोटे मोटे से। वो उस लोहे की बेड़ियों को इतनी जोर से खींच रहे थे कि उनकी उंगलियां टूट गई, उनकी कलाई की हड्डी टूट गई, लेकिन फिर भी वो जोर लगाए जा रहे थे। वो जोर लगाए जा रहे थे। मैं उनसे कहने लगा, चाचा जी क्या कर रहे हैं? आपको क्या हो गया? आप पागल हो गए जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं? लेकिन उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो गुस्से से भरे हुए थे। शरीर की हड्डियां टूट रही थी, लेकिन कोशिश थी उन बेड़ियों से बाहर निकलने की। ये बेड़ियां खास उनके ज्यादा जोर से लगाई गई थी। अमूमन किसी भी कैदी को इतनी ज्यादा लोहे की बेड़ियां नहीं लगाई जाती, लेकिन वो बेकाबू हुए पड़े थे। वो शरीर की हड्डियां तोड़कर भी उन बेड़ियों से बाहर निकलने की कोशिश किए जा रहे थे। उन्हें पकड़ने के लिए 20 पुलिस वाले लगे थे। वो तो उन लाशों को इस तरह भून कर गर्म करके खा रहे थे, तब पुलिस वालों ने पकड़ लिया, वरना वो और कत्ल कर देते। 2 पुलिस वालों को उन्होंने ऐसे पीटा था कि वो वहीं पर बेहोश हो गए थे। 20 पुलिस वाले किसी एक मुजरिम को पकड़े, ऐसा मंजर किसी ने नहीं देखा था। वो इस तरह जेल में दीवार से लटके हुए क्या हरकतें कर रहे हैं, मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। लेकिन मैं पुलिस वालों को भी कहे जा रहा था, आप थोड़ा दूर हो जाइए, हम आपस में बात करना चाहते हैं। मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ, वो थोड़ा पर्सनल है, मैं नहीं चाहता किसी को पता चले। मैं उस बेसमेंट की बात भी पूछना चाहता था। भले ही वो मेरे चाचा जी थे, लेकिन उनसे ज्यादा प्यार मुझे पैसों से हो गया था। पता नहीं क्यों मैं जैसे खुद को कपटी सा महसूस कर रहा था, लेकिन मुझसे ज्यादा कपटी तो यहाँ मेरे चाचा जी लग रहे थे। वो मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। मैं उनसे कहे जा रहा था, चाचा जी क्या हो गया, क्या हो गया आपको? लेकिन तभी मैं उस एक कोने में जाकर, जो उनके ज्यादा करीब था, थोड़ी हल्की आवाज में बोला ताकि कोई सुन ना पाए, चाचा जी मुझे पता है वहां बेसमेंट में गए थे आप, लेकिन सुबह आपको क्या हो गया? मैं उस बेसमेंट के बारे में जानता हूँ, मैं वहां से पैसे निकाल सकता हूँ। आप फिक्र मत करिए, मैं वहां से ढेर सारे पैसे निकालूंगा और आपको आजाद करवा ही दूंगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? ये हल्की आवाज में कहा था और ये बातें सुनकर मैंने चाचा जी को शांत होते हुए देखा। पहले वो बहुत ज्यादा विचलित, वो उन बेड़ियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब शांति से वहां खड़े हो गए। उनकी आंखें सही हो गई और वो अब थोड़ा थोड़ा दर्द से कराह रहे थे और कह रहे थे, बेटे मेरी मजबूरी थी, मैं क्या करूं तुझे बता नहीं सकता, लेकिन जो सच्चाई तुझे पता चली है किसी और को मत बताना, ध्यान रखना। मेरी आजादी वहीं से है, तुझे वहां जाना होगा, और अगर तू मुझे आजाद नहीं भी करवा पाया ना, वो पैसे सब ले लेना, वो तेरे हैं, मैंने तेरे लिए वहां पर रखे हैं, उन पैसों को लेकर आना। उस दरवाजे को खोलना, वहां नीचे जाने का रास्ता है, काफी नीचे जाना होगा, बहुत मुश्किल भरा रास्ता है, लेकिन जब तू अंत में पहुंचेगा ढेर सारा सोना मिलेगा, उसका इस्तेमाल करना। मैं रहूं ना रहूं, मैं जेल में मरूं या जिंदा रहूं, लेकिन तू अपनी अय्याशी करना, ऐश करना, अच्छी जिंदगी जीना। ये कहने के बाद मेरे चाचा जी हंसने लगे थे। वो दर्द से कराह नहीं रहे थे, अब हंस रहे थे, और वो मुस्कान, मेरे चाचा जी इस तरह से नहीं हंसा करते थे। वो मुस्कान कपटी सी थी, जैसे उनके चेहरे में कोई कपट सा भरा हो।
मैं उसके बाद अपने कदम पीछे हटाने लगा था। जिंदगी में पहली बार मुझे अपने चाचा जी से डर लगा था। जब मैं छोटा हुआ करता था तब मेरे चाचा जी ही मुझे खिलाया करते थे। वो बहुत ज्यादा खुश रहा करते थे। उन्होंने शादी भी नहीं की थी, लेकिन अब वो बदल से गए थे। 3 साल पहले से उन्हें इतने पैसे मिले और वो बदल गए थे। वो डरे डरे रहने लगे थे। आज उनके चेहरे पर हंसी देखी थी और ये हंसी उनकी नहीं थी। ये डरावनी कपटी सी हंसी उनकी नहीं थी। मैं इसके बाद जेल से बाहर आ गया था और मैं सोच रहा था चाचा जी आखिर चाहते क्या थे। उस बात को सुनकर वो बिल्कुल ठीक जैसे क्या हो गए थे। लेकिन उस दिन मैं वहां जाना नहीं चाहता था। जरूर किसी बारिश के दिन ही वहां पर जाऊंगा ताकि कोई देख ना पाए। बारिश में यहाँ पर कम ही लोग बाहर निकलते हैं और ऊपर बाड़ी में कौन आता है, कोई नहीं। ऐसे जाऊंगा कोई पीछा कर सकता है, लेकिन बारिश में कोई नहीं देखेगा। इंतजार करना होगा। मौसम तो बारिश का ही है। 1-2 दिन बाद बारिश तो पड़ ही जाएगी। आज मैं सीधा घर आकर सो गया था। करने को कोई काम तो था नहीं, तो सोना ही सबसे बेहतर था। लेकिन जब मैं नींद से शाम को उठा तो मेरे पिता ने जो मुझे खबर सुनाई उसकी उम्मीद नहीं थी। मेरे चाचा जी ने जेल में आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने अपनी ही गर्दन तोड़ी और वो तड़प तड़प कर वहीं पर मर गए। लेकिन वहां जेल में सब कह रहे थे जब उन्होंने गर्दन तोड़ी थी तो उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी, और जब वो तड़प रहे थे उनका शरीर तड़प रहा था लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे वो खुद मौत की गोद में जा रहे हों। ऐसे मरता कभी किसी ने नहीं देखा था। ये बात सुनकर मुझे सबसे ज्यादा धक्का लगा था। भले ही चाचा जी बहुत बड़े मुजरिम बन गए थे, लेकिन मेरी नजरों में अब भी वो मेरे चाचा जी थे जो मुझे बचपन में खिलाया करते थे। उनके जाने का एक झटका सा लगा था मुझे। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। आंखों से आंसू निकले जा रहे थे, लेकिन 1 घंटे तक वो आंसू निकले। लेकिन जब फोन आया दिल्ली से उस दोस्त का कि 40 लाख उसे जल्द ही चाहिए, तो मेरे वो आंसू सूख गए थे और आंसू डर में बदल गए थे। मैं डरने लगा था। उसे गैंगस्टर जानते हैं, वो यहाँ पर मुझे कब मरवा देगा पता तक नहीं चलेगा। उसने कहा था 1 हफ्ते में पैसे मिलने चाहिए वरना एक टांग कटेगी। उसके बाद अगले हफ्ते दूसरी टांग कटेगी। फिर भी ना पैसे मिले तो 1 हाथ कटेगा, उसके बाद दूसरा हाथ कटेगा और 1 महीने बाद गर्दन कटेगी। उसने गर्दन की बात की थी, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं थर थर कांपने लगा। मैं उससे डरता था। वो बहुत अमीर है, वो कुछ भी करवा सकता है। ऐसे काम तो वो करवाता ही रहता है। उसे बहुत गैंगस्टर जानते हैं। मैं डरने लगा था और भगवान से मांगने लगा था बारिश। मुझे मेरे चाचा जी की मौत का गम नहीं था, मुझे अपनी मौत का डर था। मैंने भगवान से बारिश मांगी थी। 8 बजे रात को बारिश शुरू हो गई। उस मूसलाधार बारिश में मैं बिना छाते के जा रहा था। बारिश में भीगता हुआ रास्ते में मुझे कोई नहीं मिला। मैं बार बार डरता हुआ पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था। मैं पीछे किसी को चाहता नहीं था, लेकिन कोई मेरा पीछा कर भी नहीं रहा था। छिपकर कई बार मैंने पीछे देखा, कोई आ तो नहीं रहा। कई बार मैंने मोड़ इस तरह से काटा कि पीछे आ रहा होगा, वो मोड़ तक पहुंचेगा। मैं इस तरह से इंतजार करता करता ऊपर बाड़ी तक पहुंचा था। सामने हमारा घर था और डर बहुत ज्यादा लग रहा था। हाथ में एक टॉर्च थी, एक पानी की बोतल। इसे लेकर ही मैं नीचे जाने वाला था और मुझे डर इतना ज्यादा लग रहा था। पहली बार मैं नीचे बेसमेंट देखने वाला था। वहां क्या मौजूद होगा मैं नहीं जानता था। इसके बाद मैं अपने उस घर में पहुंचा। मैं उन ईंटों के बीच से निकलता हुआ बार बार मेरे पैर लड़खड़ा से जाते। वो दीवारें एक तरफ सटी हुई थी, उनके बीच से निकलकर जाने में बहुत परेशानी हुई। और पिछला कमरा, वहां बारिश के कारण बहुत पानी भरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो पानी बहता हुआ बेसमेंट में जा रहा था। ये इस बात का सबूत था कि नीचे भी पानी भरा हुआ होगा और मुझे परेशानी हो भी सकती है। कोई बात नहीं, जल्दी जाऊंगा, जल्दी बाहर आ जाऊंगा। जैसे ही मैंने वो बड़ा सा दरवाजा खोला, वो बहुत भारी था। पूरा जोर लग गया मेरा शरीर थक सा गया था। लेकिन जैसे ही मैंने कदम रखा, नीचे सीढ़ियां सी बनी हुई थी, पुरानी ईंटों की सीढ़ियां। मैंने टॉर्च की रोशनी नीचे मारी कि नीचे एक बेसमेंट होगी, लेकिन नीचे एक बेसमेंट नहीं थी, एक कमरा सा था, बिल्कुल खाली कमरा। वहां जब मैं उन सीढ़ियों के सहारे नीचे पहुंचा, वो खाली पड़ा था, वहां कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं।
मेरे चाचा जी यहाँ से पैसे लाया करते थे, लेकिन अब तो यहाँ कुछ नहीं है। तभी मेरा ध्यान एक तरफ पड़ा, वहां आगे जाने का रास्ता था। नीचे एक कमरा और वहां पर भी आगे जाने का रास्ता। मैं उस आगे जाने वाले रास्ते के पास पहुंचा तो वहां कई सारे कागज लगाए गए थे। मैं उस कागज पर रोशनी डालकर पढ़ने लगा तो उस कागज पर मेरे चाचा जी की राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। ये चाचा जी ने ही लिखा था, शायद उन्हें पता था एक न एक दिन मैं यहाँ पर आऊंगा, कोई ना कोई उनकी जानकारी पा लेगा और उसको बचाने के लिए उन्होंने ये सब लिखा था। उन्होंने कहा, पीछे से कोई भी आवाज मारे मुड़कर मत देखना, चाहे जो हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। मैं बता नहीं सकता क्यों, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। मैं उस आगे वाले रास्ते पर गया था और हर जगह वो कागज ही लगे हुए थे जिस पर मोटा मोटा ये लिखा हुआ था। कई जगह ईंटों पर उकेरा गया था, वहां पत्थर रखा हुआ था, वहां स्टील की प्लेट रखी हुई थी। हर जगह यही लिखा हुआ था, पीछे मुड़कर मत देखना। शायद ये कोई संकेत था, यहाँ कुछ ना कुछ तो है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कोई आवाज लगाए तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यहाँ कोई प्रेत हो सकता है जो पीछे मुड़ने पर आपको नुकसान पहुंचा दे। मुझे तो आगे बढ़ना है, बस वो पैसा लूंगा और वापिस आ जाऊंगा, पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। जैसे ही मैं एक जगह पर पहुंचा, वहां दो रास्ते बने हुए थे, एक इस तरफ वाला कमरा, एक दूसरी तरफ वाला कमरा। मैं किसे चुनूं? एक तरफ कागज रखा गया था, ये वहां जाने का रास्ता है। उस खास कमरे में ये लिखा हुआ था। ये मेरे चाचा जी की राइटिंग थी और चाचा जी ने मेरे लिए संकेत रखे हुए थे कि मैं उस कमरे तक पहुंच जाऊं। तो दूसरा रास्ता नहीं चुना मैंने पहले वाला रास्ता ही चुना। मैं उसी रास्ते के सहारे आगे जाने लगा। वहां कई कमरे थे, कुछ कमरों को पार करते ही वहां नीचे जाने का रास्ता था। फिर मैं नीचे जाने लगा। कई कमरे पत्थरों के बने हुए थे, ऐसा लग रहा था कोई किला हो। यहाँ पूरी की पूरी पहाड़ी के अंदर था मैं, अंदर जैसा लोग कहते थे कि ये कभी किला हुआ करता था। सच में ये किला ही था। पत्थरों के कमरे हैं, यहाँ मिट्टी ही मिट्टी है। सांस लेने में थोड़ी परेशानी तो हो रही है, लेकिन अगर वहां पर चाचा जी गए थे तो वहां ऑक्सीजन होगी जरूर। मैं और नीचे जाता गया। वहां जितने भी रास्ते थे नीचे जाने के, मैं वहां नीचे जाता गया और लगभग 3 मंजिला नीचे तक पहुंचा था मैं। वहां एक बड़ा सा कमरा था। उस कमरे में बहुत सारे झूमर लगे हुए थे, कांच के, बिल्कुल चमकते हुए, ताजे। यहाँ बड़े बड़े कागजों में लिखा था, ध्यान से, कोई आवाज लगाए पीछे मुड़कर मत देखना। अब मैं थर थर कांप रहा था। यहां से आगे जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। यहाँ पर सामने बड़ा सा बक्सा पड़ा था, वो लगभग 4 बाई 4 का बक्सा होगा। मैं धीरे धीरे चलता हुआ उस बक्से के पास गया। जैसे ही मैंने बक्सा खोला, उसमें सोने के सिक्के थे। वो भरा हुआ बक्सा था। वहां से कुछ सिक्के निकाले हुए थे और उन्हीं सिक्कों से मेरे चाचा जी ने वो पैसे कमाए होंगे। उसके बाद आगे एक छोटा सा कमरा था। उस कमरे में सोने की सिल्लियां, सोने के सिक्के भरे पड़े थे। वो खजाना ऊपर तक था। मैं बता नहीं सकता, अरबों खरबों का खजाना था वो। वहां मूर्तियां बनी हुई थी, वहां डरावनी डरावनी सी भूतियां मूर्तियां, और वो सोने के हीरे जवाहरात। एक हीरों का हार पड़ा था। एक छोटा कमरा भी इतने ज्यादा पैसे संभाले हुए था। इसीलिए चाचा जी बताया नहीं करते थे, ताकि कोई यहाँ पहुंच ना जाए। और मैं तो इतना ज्यादा समझदार नहीं हूँ। कहीं मैंने गलती से एक पूरा का पूरा हार निकाल लिया, कहीं बेचने चला गया, पुलिस पकड़ लेगी और ये खजाना उनके हाथ लग जाएगा। इसीलिए चाचा जी मुझे बताया नहीं करते थे और खुद ही थोड़ा थोड़ा सोना निकाला करते थे, उसे कैश करवाया करते थे। और उन्होंने बिजनेस भी इसी तरह का किया था ताकि किसी को शक ना हो। और इस तरह धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर आते थे। तो अब समझ में आया। अब मैं मुंह में बुड़बुड़ाने लगा था। ऐसा करता हूं, ये 1-2 सिक्के लेकर जाता हूं। इससे मुझे लगता है शायद 40 लाख बन जाएंगे इसे बेचकर, और इतने ही पैसे निकालूंगा, ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े लेकर जाऊंगा। पीछे से आवाज आई थी, क्यों इतने ही लेकर जाओगे? ले जाओ सारा, ढेर सारा पड़ा है। यहां जब तुम इस खजाने को हटाओगे तो पीछे वाला दरवाजा दिखेगा। पीछे अभी 7 और कमरे हैं भरे पड़े। कितना सामान है यहाँ, कितना खजाना है। ले जाओ, जितना ले जाना चाहते हो ले जाओ, बैग भर लो। ये पीछे से आवाज आई थी और मैं डरा हुआ आंखें बंद करके खड़ा हो गया था।
पीछे नहीं मुड़ना है, पीछे नहीं देखना है। बस वो बात तो मन में मैं गुनगुनाए जा रहा था। कौन है ये? कोई भी हो सकता है, वही प्रेत भी। तभी पीछे से आवाज आई, कुछ भी ले जा सकते हो, मैं मदद करूं? तुम कहो तो मैं मदद करूं। मुझे देखो तो सही, मेरा शरीर कितना बड़ा है, मैं ढेर सारा सोना उठा सकता हूं। मेरा मन तो कर रहा था मुड़ने का, लेकिन मैं जानता था पीछे नहीं मुड़ना है। इसके बाद मैं पीछे मुड़ना नहीं चाहता था, लेकिन थोड़ा सोना लेकर जाना चाहता था। तो मैंने आगे बढ़कर कुछ सोने के सिक्के उठा लिए। पीछे से आवाज आई जा रही थी, थोड़ा सा डरावना दिखता हूं, लेकिन इतना भी डरावना नहीं कि कोई देख ना पाए। मुझे एक बार देख तो लो, तुम्हारे साथ ही रहूंगा, एक बार मुड़कर देख तो लो। लेकिन मैं पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता था। इसके बाद मैंने वो सिक्के उठाए और मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा मुझे मुड़कर तो उसी दरवाजे से जाना होगा। तो कैसे जा पाऊंगा उस रास्ते से? पीछे मुड़ना होगा, और पीछे मुड़ा तो फंस गया। मेरा ध्यान एक तरफ पड़ा, एक और रास्ता था और वो घुमावदार लग रहा था। मैंने सोचा पीछे तो मुड़ नहीं सकता, उसी रास्ते पर चलता हूं। मैं उस रास्ते में निकल पड़ा। अब उस रास्ते में मैं आगे बढ़ता गया। वो घुमावदार रास्ता था, यानी कि पीछे वाली जगह में पहुंचने का रास्ता ही था। बिना मुड़े उस जगह पहुंचने के लिए भी रास्ता बनाया गया था, तो पीछे तो मैं मुड़ूंगा नहीं। वो आवाजें आती रही थी, पीछे मुड़कर तो देखो, मैं तुम्हारे साथ ही हूं, पीछे मुड़कर तो देखो। वो कहता रहा, लेकिन मैं मुड़ा नहीं। तभी मेरा पैर टकराया। आगे एक बड़ी सी फाइल पड़ी थी। वो फाइल किसकी हो सकती है मैंने सोचा नहीं, लेकिन उसे भी मैंने उठा लिया, क्योंकि वो थोड़े से सिक्के ही तो हाथ में लिए थे मैंने। मेरा दूसरा हाथ बिल्कुल खाली था। इसके बाद मैंने उस फाइल को भी सिक्कों वाले हाथ में पकड़ा और टॉर्च की रोशनी आगे करते हुए मैं उसी जगह पहुंच गया। अब पीछे जाने का रास्ता बिल्कुल सीधा था। थोड़ा ऊपर चढ़ो, 3 मंजिला ऊपर तक जाना था और वहां सीढ़ियां मिलती। इस तरह मैं अपने घर के उसी दरवाजे के रास्ते ऊपर घर में पहुंच गया था। तब मुझे लगा था मैं बाहर आ गया। अब यहाँ बारिश बहुत पड़ रही थी, तो मैंने उस फाइल को और सोने के सिक्कों को एक लिफाफे में लपेटा और उसके बाद घर की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही मैं घर पहुंचा, मन को शांति मिली थी। किसी ने नहीं देखा और वहां से मैं सोने के सिक्के ले आया। इनसे कुछ पैसे तो मिलेंगे ना, अपने उस दोस्त को दे दूंगा और कह दूंगा पैसे तो आने लगे हैं, तुझे दे दूंगा थोड़े थोड़े करके, अब इतना भी दुश्मन मत बन। वो मान जाएगा। इसके बाद मैं अपने कमरे में बैठा था। सोने के सिक्के मेरे सामने पड़े थे, 10 सोने के सिक्के, कम से कम 10-20 लाख के तो होंगे। इसके बाद मैंने सोचा फाइल को पढ़कर देखता हूँ क्या थी। वहां नीचे फाइल पड़ी हुई थी और ये नई सी लग रही है। मैंने उस फाइल को खोला तो वहां मेरे चाचा जी की तस्वीरें थी। तब मैंने एकदम याद करने की कोशिश की। 3 साल पहले जब चाचा जी के पास पैसे आए थे, उन्होंने गाड़ी खरीदी थी, एक कैमरा खरीदा था और उससे अपनी फोटो बहुत खींचा करते थे। कभी वो तस्वीरें किसी को दिखाई नहीं उन्होंने। यहाँ इस फाइल में वो सारी तस्वीरें लगी हुई थी। एक एक करके मैं वो 2-3 तस्वीरें देख पाया, लेकिन 3 तस्वीरों में एक चीज खास थी। भयानक सा चेहरा मेरे चाचा जी के पीछे खड़ा हुआ वो इंसान उसका था। हर तस्वीर में वो भयानक सा चेहरा, हर तस्वीर में वो भयानक सा चेहरा, लेकिन धीरे धीरे वो चेहरा और करीब आ रहा था। पहले वाली तस्वीरें तो वो थी जिसमें चाचा जी शुरू में तस्वीरें खींच कर लाए थे, लेकिन बाद में 2 महीने पुरानी तस्वीरें थी, उसमें वो पीछे भयानक चेहरा उनके बहुत ज्यादा करीब आ चुका था। वो चेहरा साफ साफ दिख रहा था। ये किसी शैतान का था जिसके बड़े बड़े दांत थे, उसका उधड़ा हुआ चेहरा और आंखें जैसे बाहर लटक रही थी। इसके बाद आगे कुछ पन्ने थे जिस पर लिखा गया था कि उस घर के नीचे मुझे खजाना मिला है, वहां ढेर सारा खजाना है, पीछे बहुत सारे कमरे हैं, वहां पर भी खजाना है, धीरे धीरे करके निकालूंगा और जब मेरा मन भर जाएगा तो मैं सरकार को बता ही दूंगा। इस तरह चाचा जी ने कहा था, लेकिन बाद में पन्नों में ये कहा गया था किसी को नहीं बताऊंगा, ये मैं किसी को नहीं बता सकता, मौत मैं किसी को नहीं देना चाहूंगा, ये मुझ तक सीमित रहेगी। अगर ये किसी और को पता चला तो तबाही आ सकती है। मैं ऐसे समझ पाया हूं, शायद कोई मूर्ख समझ ना पाए, वो एक कपटी है। अब चाचा जी किसको कपटी कह रहे थे? शायद उस प्रेत को। जरूर वो प्रेत बहुत ज्यादा चालाक है और चाचा जी को फंसाने की कोशिश की होगी उसने, पीछे मुड़ने की हर तरकीब लगाई होगी। मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा।
सारा खजाना निकाल लूंगा लेकिन पीछे मुड़ूंगा ही नहीं। सीधा सीधा तो रास्ता है, आगे से जाओ, बहुत सारा खजाना उठाओ और वहां से घूमो, पीछे निकल कर बाहर आ जाओ। आसान तो है, लेकिन चाचा जी के साथ ये बुरा कैसे हो गया, मैं समझ नहीं पाया। उसके बाद उन तस्वीरों में वो शैतान का चेहरा देख मैं डरने लगा था। ये चाचा जी के पीछे कैसे पड़ गया था? क्या ये अब मेरे भी पीछे पड़ गया होगा? मैं थथलाते हुए ये शब्द बोले थे मैंने। इसके बाद मैंने अपने कमरे में वो कैमरा निकाला, मैंने जल्दी से अपनी तस्वीर खींची। मैंने अपनी उस तस्वीर को देखा तो मेरे पीछे भी दूर वो शैतान था। मैं डरा सा पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था। मुझे लगा अब जिंदगी भर मैं पीछे मुड़कर नहीं देख पाऊंगा, क्या करूंगा मैं? अब मैं डरने लगा था। मैंने तब ये कहा, क्या तुम मेरे पीछे हो? मेरे कान में आवाज आई थी, हाँ मैं तुम्हारे साथ ही हूं, तुमसे बात कर सकता हूं, सवाल का जवाब तो मैं हर दूंगा। मैंने कहा, क्या मैं पीछे मुड़कर तुम्हें देख सकता हूं? उसने कहा, नहीं, उस कमरे में ही देख सकते हो। अब पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करोगे तो मैं दिखूंगा नहीं। देख लो, कोशिश करके देखो, मैं पीछे नहीं हूं। उसने ये कहा था तभी दिमाग में वो शब्द आया था, कपटी। मैं डरने लगा था। मैं नहीं मुड़ूंगा, तुम चाहे जो कर लो, मैं पीछे कभी मुड़ूंगा ही नहीं। हर जगह मैं घूम कर ही आया करूंगा, मैं ऐसे ही रहूंगा, मुझ में हिम्मत नहीं है पीछे मुड़ने की। तब उसकी हंसी की आवाज सुनाई दी थी और मैंने कहा, चुप। वो बिल्कुल चुप कर गया, उसकी कोई आवाज नहीं आई। मैं बेड पर लेट गया था। उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। मैं सोचता रहा था, परेशानी सबसे बड़ी कौन सी है? मेरा वो दोस्त जो मुझसे पैसे मांग रहा है और मुझे काट काट कर मार देगा अगर मैं पैसे नहीं दे पाया, या ये शैतान जो मैं पीछे मुड़ा तो मेरे साथ क्या करेगा मैं नहीं जानता। अब क्या करूं मैं? अगली सुबह तक मैं जागता ही रहा था। उसके बाद मैंने अपना वो बेड बीच में लगा लिया था। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था। मैंने सोचा उस बेड का एक चक्कर लगाऊंगा, तब कमरे से बाहर आऊंगा। मैंने तभी ध्यान दिया, मेरे चाचा जी का बेड अपने कमरे के बिल्कुल बीच में लगा हुआ था। हम सब सवाल किया करते थे, वो कमरे के बिल्कुल बीच में अपना पलंग क्यों लगाते हैं? वो जवाब नहीं दिया करते थे। आज मैं जानता हूं वो क्यों इस तरह से पलंग बीच में लगाया करते थे, ताकि घूमकर अपने कमरे से बाहर आ पाए। अगर कमरे में स्पेस छोटा होगा, वो अंदर तो घुस जाएंगे, पीछे कैसे आएंगे? घूमकर ही आना पड़ेगा या पीछे चलते हुए आना पड़ेगा? घूमना ही सही है। अब इसके बाद मुझे किसी सुनार के पास जाना था। सिक्के बहुत ज्यादा थे। एक एक करते हुए मैं कई सुनार के पास गया, किसी ने सवाल नहीं किया। मेरे पास अच्छे पैसे आ गए थे क्योंकि हमारा रुतबा था। ऐसे सिक्के तो चाचा जी के पास वैसे भी बहुत हुआ करते थे। बड़ी जमीनें हैं, बड़े अमीर हैं हम, कोई सवाल नहीं किया किसी ने। और मेरे पास 25 लाख आ गए और मैंने ये 25 लाख अपने दोस्त को दे दिए। वो हैरान था। उसने कहा, तू तो कह रहा था तेरे पास पैसे नहीं है, चाचा जी से मांगता है, अब कहां से ले आया? तेरा चाचा तो मर चुका है। मैं उससे गुस्से में कहने लगा था, देख अब बदमाशी मत दिखा, तू मेरा दोस्त है ना, तेरा नुकसान किया मैंने, पैसे दे दिए और बाकी दे दूंगा। देख गुस्सा मत किया कर, अब ठंडा होके घर जा, थोड़ा समय लगेगा और पैसे दे दूंगा। अब वो ठंडा हो गया था और हंसता हंसता वहां से चला गया था। चलो एक मुसीबत तो कम हुई, अब दूसरी मुसीबत को किसी तरह दूर करना है, क्या करूं? इसके बाद मैं सोचता रहा था। मैंने ये भी दिमाग लगाया था, आईने में देखने की कोशिश करूंगा, पीछे दिखेगा ना। मैंने घर में बड़ा सा आईना जो रखा हुआ था, आंखें बंद करके उसके सामने खड़ा हो गया। धीरे धीरे आंखें खोली, पीछे दिखेगा। लेकिन उस आईने में पीछे जो दिखा था मैं बता नहीं सकता। तस्वीरों में आया वो भयानक चेहरा कुछ भी नहीं जो उस आईने में मुझे पीछे नजर आया था। वो भयानक चेहरा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। जैसे जैसे आप उस आईने में देखते जाते हैं, वो चेहरा बड़ा होता जाता है, मुंह खुलता जाता है, ऐसा लगता है आपको खा लेगा। और पता नहीं उसमें कोई शक्ति निकलती है। मेरे दिल की धड़कन तेज होती गई। मैं सोच पा रहा था वो शैतान पीछे है, लेकिन मैं मुड़ूंगा नहीं, कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन डर अपने अंदर से पैदा होना शुरू हो जाता है। ये उसकी शक्ति का हिस्सा है। मैं कांपने लगा था। मैं अपने पायजामे में मूत चुका था। आंखें बंद कर ली मैंने। मैं नीचे बैठ गया, उस आईने से घिसड़ता हुआ दूर हुआ। आईना नहीं देखूंगा मैं, दोबारा
आईना नहीं देखूंगा मैं। उसके बाद मैं मायूस सा रहने लगा था, डरा डरा सा रहने लगा था, लेकिन वहां मैं नीचे जाता जरूर ताकि पैसे इकट्ठे कर पाऊं। मैं अपने पिता को पैसे देने लगा था। मेरे पिता हैरान, तुम्हारे पास पैसे कहां से आ रहे हैं? मैंने कहा, चाचा जी ने मुझे बता दिया था जेल में, उन्होंने बताया था बिजनेस कैसे संभालना है, सारे टिप्स दे दिए थे। तो पिताजी ने कहा, वो बिजनेस क्या करता था मुझे भी कभी नहीं बताया, तू बता क्या करता था वो? मैंने कहा, वो खास चीज है, किसी को नहीं बतानी है, सिर्फ एक को पता होनी चाहिए। मुझे माफ करना पिताजी, मैं पैसे दे दूंगा लेकिन पूछना कभी मत। मेरे चेहरे की घबराहट देखकर पिताजी कहने लगे थे, तू अपने चाचा जैसा बनने लगा है। क्या हुआ तुझे? तू परेशान लग रहा है बेटे। तेरा चाचा भी इसी तरह से परेशान रहने लगा था, उसके पास पैसे तो बहुत आ गए थे लेकिन कुछ हो गया था उसे। मैं तेरे चेहरे पर वो घबराहट देख पा रहा हूं, बता दे मुझे, सच क्या है, बता दे मुझे। उन्होंने ये कहा और मेरे कान के पास से आवाज आई थी, सच तू नहीं बता सकता, तूने मेरी बात किसी को बताई मैं तुझे यही मार दूंगा। मेरी जानकारी तूने घुमा कर भी किसी को दी मैं तुझे मार दूंगा। ना तू मेरा नाम ले सकता है, ना मेरे बारे में बता सकता है, बस ये बता सकता है कि वहां पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तूने पिता को ये कहा कि पीछे मुड़कर मत देखना तो वो सवाल करेंगे क्यों, तो तुझे बताना होगा। तेरा मरना तय है तो चुप रहने में समझदारी है। उसने मुझे ये कह दिया था और पिता पूछते रह गए, बता मुझे क्या परेशानी है। मैंने चेहरा मायूसी से नीचे झुका लिया और कहा, कुछ नहीं पिताजी, आप जाइए, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब मेरे पिताजी वहां से चले गए थे। मैं 2-3 दिन बाद जब भी बारिश होती वहां पर जाता, नीचे उतरता, वहां बिल्कुल भी पानी नहीं मिलता, बड़ा अच्छा रास्ता था। जैसे ही मैं उस कमरे में पहुंचता आवाजें बढ़ जाती, वो बात करना शुरू कर देता, देख तो ले एक बार। मैंने भी उससे कहना शुरू कर दिया था, एक कपटी, पीछे नहीं मुड़ूंगा मैंने आदत डाल ली है और यहां तो कभी नहीं, पीछे नहीं मुड़ूंगा क्योंकि मैं मारा जाऊंगा, मैं जानता हूं। तो तू जो करना चाहता है कर ले। तो उसके बाद वो मुस्कुराने लगा था, ठीक है मैं समझ गया, तू पीछे नहीं मुड़ेगा। अगर तू पीछे मुड़ा तो मैं तेरे शरीर में आ जाऊंगा और तू पीछे मुड़ने वाला नहीं। चल तू मेरा एक काम कर दे, तू थोड़ा थोड़ा खजाना ना उस सामने वाले मोड़ में फेंकता जा। वहां पर और भी भूत हैं जो मेरे करीबी हैं, उन्हें वो खजाना चाहिए, थोड़ा सा उस जगह फेंकता जा, बस मेरा एक थोड़ा सा काम ही कर दे। मैंने ठीक है कह दिया था। मैंने वहां भी खजाना छोड़ना शुरू कर दिया। बड़े बड़े बर्तन मैं वहां फेंक दिया करता। मैं ज्यादा खजाना फेंकता, मुझे कोई फर्क थोड़े ना पड़ता, वहीं से तो मैं गुजर कर निकलता था। लेकिन वहां 2 से 4 महीने में जितनी बार भी बारिश हुई वहां काफी भर गया था और उस खजाने के ऊपर से निकलना पड़ रहा था। ये बाहर जाने का रास्ता था जहां पर वो बहुत सारा सोना फिकवा रहा था। एक बार एक सोने के पतीले पर मेरा पैर रख हो गया था। मैं घूमकर पीछे गिरने लगा था। मैंने संभाल लिया खुद को। वो हंसी छूटी थी उसकी, उस हंसी को पहचान गया था। ना, मैं अब यहां पर कुछ नहीं फेंकने वाला, तू मुझे फंसा रहा है। अगर यहां मैं फिसलता, पीछे मुड़ जाता तो तू मार देता मुझे। मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगा। देख, अब तुझे चुप रहना होगा, मैं तेरी बात कोई नहीं सुनूंगा। मैं अपने कानों पर हाथ रख लूंगा। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया था, लेकिन वो आवाज फिर से आई थी, मैं तेरे बहुत करीब हूं, तू मेरी आवाज बंद नहीं कर सकता। मैं कपटी हूं और कपट में फंसा ही लूंगा। वहां बड़ी मुश्किल से मैं कुछ सोने के सिक्के लेकर आया था और उसके बाद उसे भी कैश करवा लिया था। मैं ज्यादा सोना नहीं ला सकता था, किसी को शक हो जाता, थोड़ा थोड़ा ही ला पाता। और जो हीरा एक आध में लेकर आता उसे दिल्ली में जाकर कैश करवाता। अपने उस दोस्त को ज्यादा ही पैसे दे दिए थे मैंने। मैं किसी को जो ज्यादा मांगता उसे दे देता, लेकिन मैं निकालता थोड़े ही। वहां ढेर सारा सोना निकालूंगा तो उसे कैश करवाऊंगा, पकड़ा जा सकता हूं, तो थोड़ा थोड़ा ही निकाल पाता। उसके बाद जब मैं एक बार उस कमरे में पहुंचा था तो उसने कहा था पीछे से, रुक, आगे मत बढ़, तुझे कुछ दिखाना है। अपना एक दायां हाथ पीछे को कर। मैंने अपना दायां हाथ पीछे किया। ये जो रास्ता बना है इसके पास वाली दीवार में हाथ लगा। मैंने लगाया। नीचे बक्सा दिख रहा है? हाँ है, बक्सा है, खोल उसे। मैंने उसे खोला, लेकिन मैं डर रहा था।
उसने कहा, पीछे नहीं देखना है, मैं मार दूंगा ना, तो आगे रहते हुए बक्से को तो खोल। मैंने बक्सा खोला। वो बड़ा सा बक्सा लग रहा था जो बहुत गहरा सा था। जब ऊपर मैंने हाथ लगाया तो वो कागज सा था। मैंने उसे खींचा, सामने लाया। वो 500 के नोट थे और बिल्कुल नए वाले नोट। मैं हैरान हो गया, ये नए नोट यहाँ क्या कर रहे हैं? ये खजाना तो पुराना होना चाहिए ना, तो नए नोट कैसे? उसने कहा, यहाँ बहुत कुछ है जो तेरी समझ से बाहर है। ये खजाने का कमरा है। वो सोना, चांदी, हीरे वो तो आगे हैं जो कभी खत्म नहीं होते। ये पैसा है। यहाँ दाईं तरफ एक बक्सा, बाईं तरफ एक बक्सा, इनमें पैसे हैं और तू जितना लेना चाहता है ले ले। मैंने बड़ी मुश्किल से हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन बहुत कम पैसे निकाल पाता मैं। वहां मैं बस 2-4 हजार ही निकाल पाता और ज्यादा गहराई में हाथ डाल नहीं पाता। उसने कहा, पीछे मुड़ना होगा तुझे, तभी निकाल पाएगा। मैंने कहा, ना, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं पीछे नहीं मुड़ना चाहता। तो उसने कहा, एक तरीका बताऊं, अपनाना चाहेगा? मैंने कहा, हाँ बता। देख, तू इस रास्ते से आता है और आगे वाले रास्ते से निकल जाता है। अगर तू उस रास्ते से आए और इस रास्ते से बाहर जाए तो खजाना तेरी पीठ के पीछे होगा और ये नोट तेरे सामने। बड़ी आसानी से सामने से नोट निकालना और चले जाना। अब मैं थोड़ा सा सन्न हो गया था। तरीका तो सही है, लेकिन तू मेरी मदद क्यों कर रहा है? तू तो मुझे मारना चाहता है ना। धीरे धीरे तू करीब आ रहा है ना। वहां फोन से मैंने तस्वीर खींची थी, वो बहुत करीब था। उसकी आवाज जितने करीब से आ रही थी, वो जरूर मेरे बहुत करीब आ चुका था और अब कुछ करना चाहता था। मैंने कहा, तू करीब आ रहा है, तू जरूर मेरे शरीर के अंदर आ जाएगा। मैं मुड़ूंगा नहीं पीछे, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, मत मान, थोड़े थोड़े सिक्के ले जाता रहे, मुझसे बात करता रहे, कभी तो पीछे मुड़ेगा ना। लेकिन तुझे एक तरीका बताया है, इस बक्से में बहुत पैसे हैं, लाखों, बड़े आराम से निकाल ले। और 500 के नहीं 2000 के नोट भी हैं पीछे वाले बक्से में। ऐसे आगे को मुंह करके पीछे हाथ नहीं पहुंचा पाएगा। वहां घूम के आना, कभी मन करे तो घूम के आना। अब मैं वहां से बाहर तो आ गया था, एक बात मन में घूमे जा रही थी, अगर पैसे मिल सकते हैं तो पैसे ही क्यों ना निकाल लूं, ढेर सारे पैसे। उसने कहा था ना, बहुत पैसे हैं, लाखों करोड़ों में निकाल लूंगा, बैग भर लूंगा, पीछे नहीं मुड़ूंगा। तरीका तो बिल्कुल सही है, घूम कर जाऊंगा पीछे वाले रास्ते से और आगे से बाहर निकलूंगा। ये सही तरीका है, अपनाना तो चाहिए। लगभग 2 हफ्तों तक बारिश नहीं पड़ी थी और जब बारिश पड़ी मेरा मन विचलित हो रहा था, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। बस एक बार करोड़ों रुपए निकाल लूं, उसके बाद काम आसान, फिर मैं मुड़ने वाला काम नहीं करूंगा, दोबारा वहां जाऊंगा ही नहीं, जिंदगी ऐसे ही जीऊंगा। वहां बहुत मुश्किल सी रहती है, डर सा लगता है। इसके बाद उस बारिश की रात मैं वहां अपने टूटे हुए घर के नीचे गया था। वहां किले में, जो उस पहाड़ी को किला माना जाता है, उसमें पहुंचा मैं। नीचे जाते हुए मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज थी। मैं नीचे वही मोड़ तक पहुंचा। एक रास्ता आगे जाने का, एक रास्ता बाहर आने का। मैं यहीं पर अपना कदम बढ़ाना चाहता था। जाऊं तो कहां जाऊं? मेरा मन बोला, एक बार ही कर ले, बार बार यहां आने की जरूरत नहीं है। मैं मुड़ चला दूसरे रास्ते से, घूम कर जहां से अंदर जाता हूं वहां से बाहर आऊंगा। अब सामने नोटों से मैं पूरा बैग भर लूंगा। बड़े बड़े बैग लेकर आया था मैं तो। ये पैसे बाहर निकालूंगा, कोई पकड़ ही नहीं सकता मुझे। मैं उस घूमने वाले रास्ते से उस कमरे में पहुंचा और वहां मैंने देखा, मेरी आंखों के सामने, जहां पर से मैं नोट निकाला करता था, वहां सामने वो बड़ा शैतान खड़ा था, वैसा ही जैसा तस्वीरों में हुआ करता था। मेरी टांगे कांपने लगी थी, मैं घबराने सा लगा था। वो चलता हुआ मेरे करीब आने लगा था, वो हंसता गया, हंसता गया। मैं कांपने लगा था, डरने लगा था। मैंने कहा, क्या तुम सामने कैसे आ गए? तुम तो पीठ के पीछे रहते हो ना? तो उसने कहा था, हाँ, यहाँ पीठ के पीछे ही रहता हूँ, इस दीवार के पास, इसीलिए तो ये सीधा जाने का रास्ता है और वहां से बाहर जाने का रास्ता। तुम उल्टे रास्ते से आए हो। इस कमरे में मैं पीठ के पीछे नहीं, दीवार के पास होता हूँ। सामने से देखा है तुमने मुझे, अब ये शरीर मुझे दे दो।
मेरा शरीर कांपता गया। ऐसा लग रहा था बिजली के झटके पड़ रहे हों। वो मेरे शरीर में घुस रहा था। वो घुसता गया, मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर। मैं उस कमरे में अकेला नहीं था। मेरी लाश वहां पड़ी थी और मेरे शरीर में वो शैतान घुस चुका था। मेरा शरीर उठ खड़ा हुआ। मेरी आत्मा मेरे शरीर में नहीं थी। मैं बाहर से उसे देख पा रहा था। इस कमरे में बहुत लोग थे। मेरे चाचा की आत्मा, इसके साथ 100 से ज्यादा लोग थे वहां पर। वो हवा में उड़ती हुई आत्माएं, उनकी टांगे नहीं थी। मैंने अपनी टांगे देखी तो मेरी टांगे भी नहीं थी। मैं आत्मा बन चुका था और उस शैतान की हंसी मेरे शरीर में बहुत भयानक थी। वो हंसता गया और कहने लगा, तू फंस गया बच्चे, तू फंस गया। जब जेल में तूने कहा था तुझे इस खजाने के बारे में पता है, मुझे लगा था तू आएगा, तुझे यहां पर फंसाऊंगा। तो तेरे चाचा का शरीर मेरे किस काम का? मुझे बस भूख लगी थी। मैंने वो 2 लड़कों को ही तो मारा था, पकड़ा गया। मुझे नहीं पता था भविष्य में तुम कैमरे वैमरे बना लोगे और उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। मैं तो बड़ी आसानी से पकड़ा गया। लेकिन अब तेरा शरीर मिला है, अब पकड़ा नहीं जाऊंगा। यहाँ जो सैनिक है, तुम इसे पुलिस कहते हो, उनके हाथ नहीं आऊंगा। शिकार तो करूंगा मैं, आजाद हूं मैं। तुम बंदी हो यहाँ पर और यहीं पर सड़ोगे। जब तुम्हारे शरीर की मौत होगी तो मैं वापस आऊंगा, तुम्हारे शरीर को त्याग कर यहाँ वापस आऊंगा। इसके बाद वो उसी दरवाजे से बाहर जा रहा था। मुझे सबके चेहरे दिख रहे थे जो यहाँ पर कैद हैं। मैं रो रहा था, करूं तो क्या करूं, कैसे बचूं मैं? मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। वो उस कमरे से बाहर जा रहा था और मैंने कहा, लेकिन मेरी 3 टांगे क्यों हैं? मेरी 3 टांगे क्यों हैं? मैं 2 टांगों पर चला करता था, मेरी आत्मा की 3 टांगे क्यों हैं? उसने कहा, 3 टांगे नहीं होती आत्मा की, तुम्हारी कोई टांग नहीं है। देखो। जैसे ही वो पीछे मुड़ा था, मेरी आत्मा खींची थी उसके शरीर की तरफ, मेरे शरीर की तरफ, और वो शैतान उस शरीर से बाहर आ गया। मैं अपने शरीर में था और मुझे ऐसा लग रहा था मैं वापस पहुंच गया। मेरे कान के पीछे से आवाज आई, लेकिन मेरी तो 3 टांगे हैं ना, देखो। मैं हंस पड़ा था, ना, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। इस कमरे में शाप है, जो पीछे मुड़ता है वो फंसता है। मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। मैं उसकी आवाजें पीछे सुन सकता था। वो बार बार कपट से मुझे पीछे बुला रहा था, लेकिन मैं मुड़ा ही नहीं। उस कमरे से मैं बाहर आ गया। मैं उस बेसमेंट से बाहर निकल आया था और सांस में सांस आई थी। एक पल के लिए मैंने अपना शरीर छोड़ दिया था और वो शैतान मेरे शरीर में था। लेकिन अगर वो कपटी है तो मैं महाकपटी हूं। उसे अपने कपट में फंसा लिया। अब भी उसकी आवाजें मेरे कान में आती हैं और मैं उसे हमेशा अपने पास ही रखता हूं, ताकि वो आत्माएं उस बेसमेंट में आजाद रहें। ये शायद उन्हें परेशान ही ना करता हो। मेरे चाचा की आत्मा अब भी वहां पर मौजूद है और मैं देश और दुनिया में घूमता हूं। कैसे एक खजाने का प्रेत जो पीछे मुड़ने पर शरीर पर कब्जा करता है, उससे निजात पाई जाती है। मैं ढूंढता हूं, मैं जानने की कोशिश करता हूं बिना किसी को बताए। इसका निपटारा तो मुझे करना ही होगा। मेरे चाचा की आत्मा अब भी वहां पर कैद है। आजाद तो मैं करवाऊंगा। अब मुझे जिंदगी का डर नहीं, मुझे मौत का डर नहीं, मुझे पैसों का लालच नहीं। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। अब तो बस इस कपटी को इस दुनिया से आजाद करना है।